स्टूडेंट्स, वेलकम टू मास्टर क्लास। आज हम लोग एक नया टॉपिक लेके आए थर्मोडायनेमिक्स में, और वो टॉपिक क्या है? हीट इंजन। तो आज क्या पढ़ेंगे? आज हीट इंजन पढ़ने वाले हैं, है ना। तो आइए फटाफट देखते हैं हीट इंजन बेसिकली क्या है। तो एक तरह का ऑब्वियसली बात है इंजन की, अगर हम बात करें तो इंजन हमारी गाड़ियों में भी लगा रहता है और वो कुछ ना कुछ काम करता है। काम क्या करता है? गाड़ी को चलाने का। इंजन जो है वो गाड़ी को चलाने का काम करता है। फटाफट अगर हम बात करें तो ये हीट इंजन क्या चीज? हीट इंजन कैसा इंजन है? ये क्या करेगा? हीट लेगा, इट विल टेक हीट फ्रॉम सम सोर्स, हीट सोर्स, और क्या करेगा? उसे कन्वर्ट करेगा किसमें? मैकेनिकल वर्क में। किसे? मैकेनिकल वर्क में। तो वो क्या कहलाता है? एक तरीके से हीट इंजन कहलाता है। ये हमारा हीट इंजन है। इसको बेसिकली बहुत सिंपल तरीके से ऐसे ही समझा सकते हैं कि हीट जो है वो कन्वर्ट हो रही है किसमें? मैकेनिकल वर्क में, और जिसके थ्रू हो रही है वो इंजन क्या कहलाता है? हीट इंजन कहलाता है। और इसे बहुत अच्छे से समझे तो एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, जेम्स वॉट। जेम्स वॉट, इन्होंने सबसे पहले हीट इंजन इन्होंने ही डेवलप किया था। हीट इंजन, वन ऑफ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ हीट इंजन वॉज डिस्कवर्ड बाय जेम्स वॉट। सबसे पहले जेम्स वॉट है। और कैसे किया था? उन्होंने अपनी लाइफ में एक एक्सपीरियंस किया, और वो क्या किया? हम लोग सभी घर में खाना बनाते हैं, तो क्या प्रेशर कुकर से में चावल पकाते हैं या चावल बनाते हैं? हाँ सर, चावल बनाते हैं। उन्होंने क्या देखा कि प्रेशर कुकर है। क्या है? प्रेशर कुकर। और उसमें यहाँ पर कुछ इस तरीके से क्या सीटी लगी रहती है? यस सर, ये हमारा प्रेशर कुकर है। क्या है सर? प्रेशर कुकर है। और सपोज कीजिए इसमें एक बॉइलिंग वाटर है ना, जो बॉईल हो रहा है। और बॉईल किसकी वजह से हो रहा है? यहाँ पे कोई बर्नर है। क्या है? बर्नर। उस बर्नर की वजह से, किसकी वजह से? बर्नर की वजह से ये जो वाटर है इस प्रेशर कुकर के अंदर वो बॉईल होना स्टार्ट करेगा। तो क्या? ड्यू टू इवोपरेशन ऑफ वाटर, ड्यू टू इवोपरेशन ऑफ वाटर और बॉइलिंग ऑफ वाटर यू कैन से, क्या प्रेशर डेवलप होगा। और क्या उस प्रेशर के कारण ही सीटी आती है ना, प्रेशर कुकर में सीटी आती। तो उन्होंने देखा कि जो हीट है, क्या है? हीट। जो हीट है वो कहीं ना कहीं, जो हीट है वो किसमें कन्वर्ट हो रही है? वर्क में कन्वर्ट हो रही है। हाँ सर, क्योंकि मूवमेंट हो रहा है। किसमें? जो सीटी होती है उसमें मूवमेंट होता है। हाँ सर, ये समझ में आई बात की क्या होता है? हीट की वजह से क्या डेवलप हो रहा है बेटा? वर्क। तो हीट इज बेसिकली कन्वर्टेड इनटू वर्क। ये सिंपलेस्ट एग्जांपल उन्होंने देखा। उन्होंने कहा क्या इसका कोई यूज भी किया जा सकता है? उन्होंने क्या किया? एक प्रोपेलर लिया, या आप कह सकते हैं कि इस तरीके से प्रोपेलर बोलूं, या फिर फैन। अब बोल सकते हैं कि जो फैन था वो रुका हुआ था, है ना, चालू नहीं था फैन। उसकी ब्लेड्स हैं, ब्लेड्स में अच्छी बना नहीं पा रहा हूं। ब्लेड्स अच्छी बनानी चाहिए सर, ब्लेड्स अच्छी बनाओ, कुछ इस तरीके से सपोज कीजिए। सो दिस इज व्हाट एक्चुअली द फैन, है ना, फैन ब्लेड्स यू कैन से, है ना, ब्लेड्स है भाई साहब। ओके, तो इसे क्या किया? इसे सीटी को हटा के, किसको हटा के? सीटी को हटा के यहाँ पे एक पाइप लगाया, और उस पाइप को यहाँ पे इस तरीके से इस इन फैन ब्लेड्स के सामने ले आए। और फिर क्या हुआ? जो ये हीट इसमें डेवलप हो रही थी, जो हीट थी उसके कारण जो इवेपोरेशन हो रहा था वाटर का, वो पूरा प्रेशर कहां पर आ रहा था? यहां पर। इससे बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा? बोलिए। ये सर निकलेगा। और उसके कारण क्या हो रहा है? उसके कारण ये फैन जो है वो मूवमेंट स्टार्ट कर देगा। क्या स्टार्ट कर देगा? ये ब्लेड्स मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे। तो यहां पे एक तरीके से ये बोल सकते हैं कि सपोज कीजिए कि Q1 हीट जो दी जा रही थी इस प्रेशर कुकर में, वो वर्क में कन्वर्ट हो गई। और क्या टोटली जो 100% हीट दी, क्या वो टोटली 100% वर्क में चली गई? नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ हीट जो है या कुछ जो बेसिकली हीट है उसका क्या कुछ पार्ट किसी और फॉर्म में भी बाहर की तरफ निकल के जा रहा है? क्या एनवायरमेंट में जा रहा है? क्या सराउंडिंग में जा रहा है? यस सर, सराउंडिंग में जा रहा है। तो आप इस बहुत अच्छे तरीके से समझे। तो आपने Q1 हीट यहां से दी। क्या दी? Q1 हीट यहां से दी, जो वर्क में कन्वर्ट हुई। टोटल 100% नहीं हुई, बल्कि कुछ पार्ट वर्क में कन्वर्ट हुआ हीट का, और कुछ पार्ट जो है हीट का, क्या वो बाहर सराउंडिंग में चला गया, जिसे हम अब जो लैंग्वेज यूज करेंगे
सराउंडिंग को सिंक की तरह यूज करेंगे, हम बोलेंगे सिंक। तो क्या ये सराउंडिंग जिसे हमने बोला सिंक, क्या सिंक में चली गई? यस सर। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि जो हीट दी गई थी हीट सोर्स के थ्रू, वो हीट किस में कन्वर्ट हो गई? वो हीट कन्वर्ट हुई एक तो सराउंडिंग में, एक पार्ट सराउंडिंग में चला गया, दूसरा किस में चला गया? डूइंग सम वर्क। सो दिस इज व्हाट बेसिकली द हीट सप्लाई एंड वर्क डन। अगर मैं वर्क डन बात करूं तो वर्क डन कितना हो जाएगा बच्चा? Q1 माइनस Q2। क्या यही वर्क डन है ना? यही वर्क डन है, इसके थ्रू तो यही वर्क डन है। तो एक सिंपलेस्ट फॉर्म, अभी मैं ओरिजिनल हीट इंजन जो हम लोग अभी पढ़ेंगे 11th क्लास में, उस पर नहीं आ रहा हूं, मगर उसका बेस यहीं से आया हुआ है। अगर आपको एक सिंपलेस्ट और बिहेवियरल एग्जांपल समझ में आ रहा है कि हीट इंजन बेसिकली क्या हो सकता है, किसी इसकी फंक्शनैलिटी हो सकती है, ओरिजिनली क्या होगा, वो कंसेप्ट यहां से आया है, ये समझ में आएगा तो आपको वो समझ में आएगा, है ना? आई होप यही समझ में आया होगा। अब चलते हैं जो आपकी बुक में दिया हुआ है इंट्रोडक्शन या एक्सप्लेनेशन एक हीट इंजन का, उसकी तरफ, है ना? दैट इज मोर रिलेटेड टू दिस एक्सप्लेनेशन विच जस्ट आई हैव गिवन यू, है ना? आ जाइए, बहुत बढ़िया। तो जब आप अपनी बुक खोलते हैं और बुक में देखते हैं तो वहां हीट इंजन को डिस्क्राइब कैसे किया गया है, वहां पे बताया गया कि हीट इंजन जो है वो हीट लेता है, वर्क में कन्वर्ट करता है। ये हीट इंजन है ना? ये क्या है? हीट इंजन है। बेसिकली इसके पार्ट्स क्या है? पार्ट्स ऑफ हीट इंजन, पार्ट्स ऑफ हीट इंजन। फर्स्ट, इसके पास में एक सोर्स होगा। कैसा होगा? सोर्स ऑफ हीट, सोर्स ऑफ हीट। पहली चीज, इसके पास में एक सोर्स होगा, सोर्स ऑफ हीट होगा। और ये जो सोर्स होगा, इसे आइडियल अगर केस की बात करें, आइडियल इंजन की अगर बात करें, यहां पे जो मैं बताया वो ऐसा सोर्स बताया है जिसके पास में इनफाइनाइट थर्मल कैपेसिटी है। क्या है? थर्मल कैपेसिटी। सर इसका क्या मतलब है? थर्मल कैपेसिटी, सो इसकी इनफाइनाइट थर्मल कैपेसिटी है। लेटेस्ट से इनफाइनाइट थर्मल कैपेसिटी, इसका अगर टेम्परेचर T1 है, इस सोर्स का अगर टेम्परेचर T1 है, तो ये T1 टेम्परेचर विल रिमेन सेम ऑलवेज, विल रिमेन सेम ऑलवेज। कितनी भी हीट इस सोर्स के थ्रू निकल जाए, इस सोर्स के थ्रू कितनी भी हीट ले ली जाए, मगर इसका टेम्परेचर हमेशा सेम बना रहेगा, क्योंकि ये क्या है? इनफिनाइट सोर्स ऑफ एनर्जी बोल लीजिए या टेम्परेचर है ना? तो ये इस तरह का सोर्स है हमारे पास में, यहां पे जो डिस्क्राइब किया है वो, तो ये सोर्स हो गया। दूसरी जो चीज आती है वो आता है हमारे पास में सराउंडिंग। क्या चीज? सराउंडिंग, जिसे हम सिंक के नाम से जानेंगे, तो सिंक क्या है सर? सिंक क्या है? T1 is the temperature. If T1 is the temperature of source, then T2 will be the temperature of sink, and sink has very low temperature. It means we can say that T1 is very very greater than T2, है ना? बहुत ज्यादा टेम्परेचर है किसका? T1 का। और T2 का टेम्परेचर कैसा है? बहुत कम है। और T2 जो है इसकी थर्मल कैपेसिटी भी इनफाइनाइट है। अब क्या मतलब इसका? थर्मल कैपेसिटी इज इनफाइनाइट। कैसी है? इनफाइनाइट है। कैसी है? इनफाइनाइट। सर इसका क्या मतलब? कि सराउंडिंग या सिंक की जो थर्मल कैपेसिटी है वो इनफाइनाइट होती है। इसका मतलब ये हुआ, कितनी भी हीट सिंक में दे दो, सिंक का टेम्परेचर सेम बना रहेगा। अगर सिंक का टेम्परेचर T2 है, so it will remain same always। हाँ, सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या हो सकता है सराउंडिंग का या सिंक का? सबसे बेस्ट एग्जांपल हो सकता है हमारा एनवायरमेंट या हमारा एटमॉस्फेयर। क्या एटमॉस्फेयर में हीट कितनी सारी, कोई मार्जिनल चेंज आएगा क्या? नहीं आएगा, है ना? अगर
किसी सपोज की जो मैंने एग्जांपल दिया था अभी हमारे किसका, कुकर से सीटी से निकल रही थी बहुत सारी आप बोल सकते हैं गैस या हीट, है ना, या तो क्या उसके कारण क्या सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि वो जो टोटल हीटेड वेपर्स हैं वो पूरी एनवायरनमेंट में जा रही है, तो क्या एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बढ़ जाता है? आपको ऐसा फील होता है क्या आपके रूम का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया अगर कुकर में 4 सीटी आ गई? तो ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। यही वो बात समझाई गई है बुक में कि आपका बेस्ट एग्जाम्पल जो सिंक का एग्जाम्पल है वो एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर के कारण, क्योंकि इसकी थर्मल कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, कितनी भी हीट दे दी जाए वो सारी की सारी हीट वो एब्जॉर्ब कर लेगा, उसके टेम्परेचर में कोई भी चेंज, मार्जिनल चेंज नहीं आएगा, है ना। तो यहां पे ये बात समझ में, तो ये दो चीजें हैं, एक सोर्स है, दूसरा हमारे पास में सिंक है। एक और चीज जो इसका एक और पार्ट है वो है वर्किंग सब्सटेंस। क्या है? वर्किंग सब्सटेंस। आ जाएंगे वर्किंग सब्सटेंस, क्या चीज? वर्किंग सब्सटेंस। वर्किंग सब्सटेंस क्या सर? वर्किंग सब्सटेंस क्या? वो सब्सटेंस बेसिकली जिस पर काम किया जा रहा है या जो काम कर रहा है, बेसिकली वर्किंग सब्सटेंस का मतलब तो यही हुआ, वर्किंग मतलब काम करने वाला, बेसिकली यही वो सब्सटेंस है, जो वर्क करेगा। जैसे कि हम अगर बात करें इंजन में जो वर्किंग सब्सटेंस होगा, एग्जांपल अगर हम ले तो वो फ्यूल होगा। क्या होगा? फ्यूल। और फ्यूल में मतलब कोई सा भी फ्यूल हो सकता है, आपका पेट्रोल हो सकता है ना, वो आपका डीजल हो सकता है। बात समझ में आ रही? डीजल हो सकता है, गैस हो सकती है, क्या स्टेट हो सकती है? स्टेट्स क्या हो सकती है वर्किंग सब्सटेंस की? स्टेट्स कैसी हो सकती है? सॉलिड, लिक्विड और गैस। वर्किंग सब्सटेंस क्या होता है ना? सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। अगर हम पेट्रोल इंजन की बात करें तो वहां पे वर्किंग सब्सटेंस पेट्रोल हो गया, है ना। बेसिकली उसी के कारण तो काम हो रहा है, बेसिकली कंबक्शन के कारण काम हो रहा है, वर्क हो रहा है। बात समझ में आ रही है ना। अगर हमारे पास में अगर बात करें पेट्रोल इंजन की तो वहां पे स्पार्क प्लग लगा होता है, स्पार्किंग करता है, इंजन में जो फ्यूल होता है वो बर्न होता है, उसमें एक्सपेंशन होता है, इसके एक्सपेंशन के कारण पिस्टन मूव होता है, पिस्टन के मूव होने के कारण गाड़ी चलती है। वेरी सिंपल। तो वो एक पेट्रोल इंजन हो गया। वहीं अगर हम बात करें डीजल इंजन की तो वहां पर कोई स्पार्किंग का फंडा ही नहीं होता, वहां तो हाई प्रेशर के कारण जो टेम्परेचर राइज होता है उसके कारण फिर कंबक्शन स्टार्ट होता है ना। ये चीजें होती है। तो बेसिकली अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो वर्किंग सब्सटेंस ही वो चीज है जिसके कारण की वर्क हो रहा है या जो वर्क कर रहा है ना। आ जाइए। तो ये हमारे पास में वर्किंग सब्सटेंस अब तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया बेसिकली वर्किंग सब्सटेंस क्या चीज हो गई, है ना। तो इसको फटाफट डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। आ जाइए। डायग्राम की अगर हम बात करें, किसकी? डायग्राम की। बच्चों एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हमेशा आपको ध्यान रखनी है, अगर आप 11th में हैं तो भी 11th का एग्जाम हो गया है और आप 12th में जाने वाले हैं, और 100% मैं आपको बहुत अच्छी एक इंपॉर्टेंट चीज बता सकता हूं कि आपके स्कूल्स ये हमेशा कोशिश करते हैं कि आप 11th से 12th में जाएं। आपने थोड़ा भी अच्छा परफॉर्मेंस किया है तो वो ये कोशिश करेंगे कि हमारा जो बच्चा है वो ग्रोथ करे, वो प्रमोट हो और वो आगे की क्लास में जाए, है ना। तो आपकी एक बहुत अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अच्छी तरीके से पढ़ाई करें और जो टीचर्स कहें उन इंस्ट्रक्शंस को आपको बहुत अच्छे से सुनना है और उन्हें फॉलो करना है। वो बच्चा हमेशा ग्रोथ करता है जो अच्छे टीचर्स को सुनता है। याद रखिए, अच्छे टीचर्स को जो सुनता है ना, उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है, वो हमेशा आगे बढ़ता है। आई होप अब तो 11th आप लोगों के एग्जाम्स हो चुके हैं। अगर सीबीएसई की बात करें तो टर्म 2 के एग्जाम्स हो चुके हैं, रिजल्ट आ जाएंगे थोड़े टाइम बाद और आप लोग 12th क्लास में होंगे। मगर इस बात का ध्यान रखिए कि 12th क्लास बोर्ड क्लास है, सीबीएसई बोर्ड की क्लास है ना। तो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सीरियसली ना हो पर सिंसियर होके पढ़ाई करें, है ना। पढ़ाई करना है, स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ाई करना है, बिल्कुल, है ना। और इंस्ट्रक्शंस ध्यान से सुनना है। जैसे अगर मैं बात करूं हीट इंजन की, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि डिफाइन हीट इंजन, देन
define heat engine with the help of diagram. You will have to use the diagram, you will have to explain the functionality of each and every term in that, and as well as the formula which is given into that. It will also depend upon the mark or the weightage of the question in that what is basically the which number of question is that, है ना, कौन से नंबर का क्वेश्चन है भाई, 3 मार्क्स का है, 4 मार्क्स का है, 5 मार्क्स का है. बट ट्राई करिए अगर कोई क्वेश्चन इस तरीके का आता है जहां पे डायग्राम दिया हुआ है, कोशिश हमें यही करना है कि वहां पे हम डायग्राम बनाएं, ना कि हम थ्योरी लिखें, है ना. तो ये भी जरूरी है. आ जाइए हीट इंजन की बात करते हैं. डायग्राम बिल्कुल बनेगा सर जी. हाँ, इसमें क्या होगा, यहाँ पे 3 पार्ट्स होंगे. ये हमारे पास में सोर्स है, क्या है, सोर्स है, टेम्परेचर इसका T1 है, और इससे क्या कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड है वर्किंग सब्सटेंस. क्या कनेक्टेड है बच्चा, वर्किंग सब्सटेंस. वर्किंग सब्सटेंस कनेक्टेड है, और ये वर्किंग सब्सटेंस जो है इसका कुछ पार्ट तो वर्क में जा रहा है और कुछ पार्ट जो है वो किस में चला जा रहा है, वो चला जा रहा है सिंक में. किसमें, सिंक में. किसमें चला जा रहा है, सिंक में. तो अगर सिंक में जा रहा है तो सिंक का टेम्परेचर क्या है, T2 है. हमें पता है कि T1 इज ग्रेटर देन T2 है. ये जो सोर्स है क्या देगा, सोर्स क्या देगा बच्चा, पार्टी बच्चा ये देगा हीट. लेट अस से जो हीट दी गई वो क्या दी गई, Q1. That is basically this particular heat is divided into doing some work and rest of the part is given into the surrounding. So let us say that heat which is basically the wastage part or the remaining part after doing some work which is basically Q2. So what can I say, basically अगर वर्क की बात करें तो वर्क क्या होगा, Q1 की बात करें तो Q1 क्या है, बेसिकली Q2 प्लस W. जैसा कि अभी मैंने सेम बताया था, अभी जो सिंपल एग्जांपल आपको प्रेशर कुकर का दिया था वो सेम यहाँ पे फॉलो हो रहा है. यहाँ पे देखिए जो हीट सप्लाई हो रही है दैट इज इक्वल टू Q2 प्लस W. सेम अगर आप जो वीडियो उसको रिमाइंड करेंगे तो आपको देखने को सेम मिलेगा. सेम चीज यहाँ पे यूज करिए. देखिए तो W क्या हो जाएगा, W विल इक्वल टू Q1 माइनस Q2. क्या ये हो जाएगा, तो क्या जो वर्क डन है बेसिकली द हीट डिफरेंस है, क्या हीट डिफरेंस है बिटवीन द सोर्स एंड द वेस्टेज पार्ट ऑफ द हीट, डेफिनेटली. तो ये वर्क डन हो गया. क्या हो गया, बेसिकली वर्क डन हो गया. तो यही है, इसी तरीके से इंजन काम करता है. कोई भी इंजन ऐसा नहीं है, आज तक नहीं बना कि जो 100% हीट ले, है ना. हीट इंजन की बात करें या सोर्स की बात करें, एनर्जी की बात करें, हीट इज अ काइंड ऑफ एनर्जी, जो 100% एनर्जी ले और 100% वर्क कर दे, ऐसा इंजन ना बना है. फ्यूचर में पता नहीं बने कि नहीं बने, है ना. मगर ऐसा इंजन आपकी थियोरिटिकल इंजन आपकी बुक में दिया हुआ है जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, और वो कार्नोट्स इंजन है ना. उसमें भी एक पॉइंट में ऐसा नोटिस करेंगे जरूर जहां पे आपको फील होगा कि नहीं ये आइडियल तो नहीं है, 100% तो यहां भी नहीं है, बट इट इज बेसिकली टोल्ड दैट कि कार्नोट इंजन जो है वो एक आइडियल इंजन है ना. आ जाइए यहाँ पे फटाफट इसकी वर्किंग भी हम लोग समझ लेते हैं, है ना. तो इस तरीके से आपने देखा कि जो सोर्स है वो इन्फिनाइट सोर्स ऑफ एनर्जी है ना. ये सोर्स जो होता है इसका टेम्परेचर हमेशा सेम बना रहता है, T1 है तो हमेशा T1 रहेगा. और यहां से बेसिकली क्या लिया जाता है, हीट ली जाती है या हीट दी जाती है. जैसी सब्सटेंस को हीट मिलती है तो क्या करता है, कोई इससे हो सकता है कि पिस्टन लगा हो या कोई दूसरी भी चीज, उससे वर्क डन, बेसिकली मैकेनिकल वर्क डन. यहाँ पे जो वर्क डन है हमारा वो क्या वर्क डन है, बेसिकली मैकेनिकल वर्क है ना. वर्क तो मैकेनिकल ही होगा ना, मैकेनिकल वर्क डन. हाँ, और जो रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एनर्जी है वो हीट की फॉर्म में जा रही है और दैट इज Q2. अगर हम बात करें एफिशिएंसी की, किसकी बात करें बेटा, एफिशिएंसी की, तो एफिशिएंसी जिसे यूजुअली ईटा से डिनोट किया जाता है, इट इज बेसिकली द रेशो. क्या है, रेशो है. और वो रेशो किस चीज का है, बेसिकली वर्क डन बाय इंजन, वर्क डन बाय इंजन, वर्क डन बाय इंजन टू द हीट सप्लाई, हीट सप्लाई, हीट सप्लाई, हीट सप्लाई, heat supply, or you can say heat or heat which is basically taken out. दो तरीके से बच्चों को अलग अलग बुक में लिखा रहता है, हीट सप्लाइड या फिर हीट टेकन आउट. तो बच्चा कंफ्यूज रहता है कि इसमें से किसका यूज करे. सेम बात है, या तो हीट सोर्स ने दी या फिर वर्किंग सब्सटेंस ने हीट ली, बात तो एक ही है ना. तो बेसिकली अगर हम देखें आ जाए तो इसे क्या लिख सकते हैं, फटाफट इस फॉर्मूले को लिखा सकता है. ईटा इज इक्वल टू वर्क डन बाय इंजन दैट इज W, हीट सप्लाइड या हीट टेकन आउट इज Q1
वर्क डन इज व्हाट Q1 माइनस Q2 डिवाइड बाय Q1। ये बेसिकली फॉर्मूला है, आप बोल सकते हैं एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। इसे दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है, बुक्स में लिखा रहता है, तो कुछ नहीं है, जस्ट मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। इसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। तो इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है ना। तो ईटा इज इक्वल टू Q2 अपॉन Q1। तो ये एक फॉर्मूला हो गया किसी भी हीट इंजन की एफिशिएंसी के लिए इन टर्म्स ऑफ हीट। अगर बात की जाए फॉर 100% एफिशिएंसी, अगर इसी इंजन को 100% एफिशिएंट बनाना है तो क्या चीज जो है फॉर 100% एफिशिएंसी हीट इंजन में क्या ऐसी चीज होनी चाहिए कि जिसके कारण उसका टोटल जो वर्क डन है या टोटल जो हीट है सप्लाई वो वर्क डन में कन्वर्ट हो जाए। क्या चीज नहीं होना चाहिए? ऑब्वियस सी बात है सर, जो हीट वेस्टेज हो रही है वो जीरो हो जाए। जो हीट वेस्टेज हो रही है मतलब सिंक में जा रही है, मतलब एनवायरमेंट में जा रही है, मतलब जो हीट आपने दी उसका कुछ पार्ट वेस्ट हो रहा है वो वेस्ट ना हो, मतलब Q2 जीरो हो जाए। अगर इस फॉर्मूले में Q2 जीरो हो जाएगा, क्या चीज Q2 जीरो हो जाएगा, तो एफिशिएंसी क्या होगी? ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस 0 अपॉन Q1। ये टोटल टर्म जीरो हो गई, तो क्या ईटा इज इक्वल टू 1 हो गया। ईटा इज इक्वल टू 1। यही 100% एफिशिएंसी है, यही 100% एफिशिएंसी है ना। कि तो किसी भी इंजन के लिए अगर उसे 100% एफिशिएंट होना है तो ईटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए मेरे बच्चों? 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। अब देखिए, अगर हम बात करें पेट्रोल इंजन की, तो अगर बात करें पेट्रोल इंजन की, जो डेटाज हैं उनकी बात करें, तो पेट्रोल इंजन की एफिशिएंसी की बात करें तो 26% एफिशिएंट होता है। वहीं अगर बात करें डीजल इंजन की, तो डीजल इंजन जो होता है वो 40% एफिशिएंट होता है। कोई भी इंजन 100% एफिशिएंट नहीं है प्रैक्टिकल लाइफ में। तो ये जो आपको डेटा गिवन है ये एक आइडियल डेटा है। तो आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। आज एक छोटा सा टॉपिक लिया था, दैट इज हीट इंजन। बहुत ही अच्छे से समझाया है कि डायग्राम किस तरीके से आएगा इसका, और डायग्राम का बेसिकली अगर मैं डायग्राम पे डायरेक्ट आता ना तो आपको चीज की फील नहीं आती है ना, क्योंकि वो सिंबॉलिक डायग्राम। फील आएगी या फील आई तो किसकी वजह से आई? जो कि प्रैक्टिकल एग्जांपल देखा प्रेशर कुकर का। तो जब भी आप खाना बनाए, चाहे आप लड़कियां हो लड़के भी खाना बनाते हैं प्रेशर कुकर में, या आपके घर में जब भी सीटी आए, तो आपको पता होना चाहिए कि वो हीट इंजन है। क्या है? हीट इंजन है ना। तो आई होप कि समझ में आया है ना। चलिए नेक्स्ट वीडियो में कार्नोट इंजन की वर्किंग के साथ में मिलते हैं और उसकी एफिशिएंसी की बात करते हैं। बाय बाय बच्चा एवरीवन, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। गुड बाय।